हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट एम्बोबैग के बारे में। इससे संबंधित जैसे कि जानकारी, एम्बोबैग का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका इन्वेंशन किसने किया, कब किया और इसके पार्ट कितने होते हैं और इसको किस तरह से यूज करते हैं तथा किन स्थितियों में यूज करते हैं, इन सभी बातों पे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आप सभी लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखिएगा और इससे जानकारी प्राप्त कर सके इस पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एम्बोबैग एक पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल से मतलब होता है, हिंदी अर्थ भी देखते चलते हैं, कोई भी चीज़ कृत्रिम बनाई जाती है, मेड की जाती है तो उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। जब भी कोई प्रोसेस हम हाथ के द्वारा करते हैं, उसमें किसी तरह की रिसोर्सेज की जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के यूज नहीं करते हैं, केवल हाथ से करते हैं, तो हम उसको बाय मैनुअल कहते हैं कि वो वर्क हम बाय मैनुअल कर रहे हैं। इस तरह इसका मतलब होता है हाथ से। ब्रीदिंग यूनिट का मतलब होता है जो भी चीज़ हम सांस देने के लिए यूनिट जिसका उपयोग करते हैं। इस तरह से हम आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट एम्बोबैग का फुल फॉर्म होता है, जिसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि इसमें किसी भी रिसोर्सेज का यूज न करते, केवल मैनुअली तरीके से इससे जो भी पेशेंट अनेबल टू ब्रीथ होता है, जो भी बच्चा अनेबल टू ब्रीथ, वो अपनी ब्रीथ कंप्लीट नहीं कर पाता है अपने से, तो उसको इसके द्वारा हम ब्रीथ देते हैं या सांस देते हैं। इस तरह से आप लोगों को एम्बोबैग का फुल फॉर्म पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एम्बोबैग का फुल फॉर्म होता है। एम्बोबैग सबसे पहले क्या होता है, तो एक पीडियाट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि फुल फॉर्म होता है ए से आर्टिफिशियल, एम से मैनुअल और बी से ब्रीदिंग, यू से यूनिट होता है। पूरी तरह एक कंप्लीट यूनिट है जो कि सांस देने की प्रक्रिया में हम यूज करते हैं। अगर इसके इन्वेंशन की बात की जाए तो डॉक्टर होल्गर हेसे और डॉक्टर हेनिंग रूबेन जो इन एम्बोबैग का इन्वेंशन किए हैं, उनका नाम था डॉक्टर होल्गर हेसे एंड डॉक्टर हेनिंग रूबेन। उन्होंने इसको 1953 में इन्वेंशन किया था। कब किया था? 1953 में डॉक्टर होल्गर हेसे और डॉक्टर हेनिंग रूबेन जो थे वो एक एनेस्थेटिक थे, तो डॉक्टर होल्गर हेसे इनके साथ मिलकर के 1953 में एम्बोबैग का इन्वेंशन किए थे। आप समझ सकते हैं कि इस इन्वेंशन के द्वारा इनका तो हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इसके इन्वेंशन से आज तक बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा चुकी है। जैसा कि हम कोविड-19 में भी देखें कि इस एम्बोबैग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी लोगों की जान बचाने के लिए। और यहाँ हम एम्बोबैग एक पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसकी बात अगर कर रहे हैं तो हम हमेशा बेबी के लिए इसको प्रिपेयर करके रखते हैं। जब भी बच्चा अनेबल टू ब्रीथ होता है, वो अपनी ब्रीथ पूरी तरह लेने में अगर सक्षम नहीं है, तो इसके द्वारा हम न जाने अब तक कितने नवजात शिशुओं की जान बचा चुके हैं इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो इन दोनों लोगों का आपको नाम हमेशा याद होना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने कितनी एक महान खोज की थी जिससे बहुत सारे लोगों के बच्चों को अब तक बचाया जा चुका है। तो इस तरह से हमने जाना पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत एम्बोबैग का फुल फॉर्म
और इसका इन्वेंशन किसने किया था और कब किया था। ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एम्बोसेट कौन बैग का ये पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट है और इसका इन्वेंशन डॉक्टर होल्गर हेसे एंड डॉक्टर हेनिंग रूबिन ने किया था, जो कि 1953 में हुआ था। अब अगर इसके साइज की बात कर ली जाए कि एम्बो बैग कितने साइज में होता है, तो ये कई साइज में मिलता है। जैसे कि अगर 250 ml का एम्बो बैग होता है, वो छोटा होता है, तो उसको हम प्री टर्म बेबी के लिए यूज करते हैं। ये प्री टर्म बेबी के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ जो है मास्क की साइज होती है, मास्क साइज जो होती है वो नंबर 0 होती है। अगर एम्बो बैग जो है यहाँ पे हमने देखा कि 250 ml में भी अवेलेबल है, जो कि प्री टर्म बेबी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर ये एम्बो बैग छोटा है तो उसके लिए मास्क भी छोटे साइज का यूज किया जाता है। इसके बाद 500 ml का मास्क होता है, जो कि हम टर्म बेबी के लिए यूज करते हैं और इसमें मास्क की साइज होती है नंबर 1। इसमें मास्क की साइज जो होती है वो नंबर 1 साइज का यूज किया जाता है। एक टर्म बेबी के लिए है 500 ml का। अगर प्री टर्म की बेबी है, छोटा बेबी है, तो छोटे साइज का यूज करते हैं। अगर बड़ा बेबी है तो हम बड़े साइज का एम्बो बैग इस्तेमाल करते हैं। कई साइज में वो अवेलेबल है। अगर इसी तरह जानिए कि अगर एडल्ट के लिए कभी यूज किया जाता है, उसके दिक्कत परेशानी होने पे, जैसे अस्थमा वगैरह है, तो उसमें बड़े साइज का एडल्ट के लिए तो कम से कम 1000 ml का होता है एम्बो बैग। एडल्ट के लिए अगर हम यूज करते हैं तो वो होता है 1000 ml का। तो इस तरह से ये जिस एज ग्रुप के लिए यूज किया जाता है उसके अंतर्गत ये साइज एम्बो बैग की साइज निर्धारित होती है और उस तरह से उसके जो बैलून होती है उसमें ऑक्सीजन रिफिल होने की क्षमता होती है, ताकि पेशेंट को उसके एज ग्रुप के अनुसार इसमें दिया जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी साइज जो होती है 250 होती है, 500 होती है और 1000 ml की होती है। जो 250 ml का होगा वही हम प्री टर्म बेबी के लिए, प्री टर्म का मतलब है कि जो भी 37 वीक से पहले बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए ये जो 250 ml का एम्बो बैग है वो हम यूज करते हैं। उसमें मास्क की साइज भी छोटी होती है। छोटा एम्बो बैग तो मास्क की साइज भी छोटी होती है। और इसके बाद टर्म का बेबी है तो 500 ml का यूज करते हैं, जिसमें मास्क की साइज होती है नंबर 1 की। इस तरह से हमने देखा कि इस एम्बो बैग के साइज के बारे में। अब जानते हैं कि एम्बो बैग के पार्ट ऑफ एम्बो बैग, इसके कितने पार्ट होते हैं, एम्बो बैग के खुद कितने पार्ट होते हैं। इसमें जो होता है कि 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं आउटलेट। यही भाग जो होता है इसी में हम मास्क को लगाते हैं और एक इसके आउटलेट के तरफ से ही जो पेशेंट को है वो दिया जाता है। इस तरह से ये आउटलेट में, और एक बात ध्यान रहे कि आउटलेट की तरफ ही जो कनेक्टर बना होता है उसमें मास्क हम लगा करके देते हैं। और यहाँ पे केवल हम अगर देखेंगे ना तो एक ही कनेक्टर होता है, एक कनेक्टर होता है। और दूसरे पार्ट जो होता है हम उसमें उसकी मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी का मतलब कि उसका बैग होता है। जो बैग है, जो यहाँ पे हमने साइज में बताया कि क्षमता थी, बैग की क्षमता थी, तो मेन बॉडी में इसके बैग होता है। और तीसरे नंबर पे आता है इनलेट। इनलेट में हम ऑक्सीजन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन रिजर्वायर को वायर यहाँ इनलेट होता है। आउटलेट की तरफ मास्क हमेशा पेशेंट के लिए कनेक्ट होता है। और पहला भाग आउटलेट था, ये भी ध्यान रहे साथ साथ में किधर ही मास्क को होता है कनेक्ट। दूसरा भाग मेन बॉडी या बैग होता है उसका मेन भाग। और तीसरा होता है इनलेट।
इनलेट में जो होता है कि दो कनेक्टर होते हैं। ये इनलेट में ही हमेशा ऑक्सीजन कनेक्ट होता है और ऑक्सीजन रिजर्वायर, दोनों चीज़ें इनलेट की तरफ ही कनेक्ट होती है। इस तरह से हमने पार्ट ऑफ एम्बू बैग के अंतर्गत जाना कि उसके 3 पार्ट होते हैं। पहले वाले भाग को आउटलेट कहते हैं, दूसरे वाले भाग को बैग कहते हैं और तीसरे वाले भाग को इनलेट कहते हैं। अगर अब हम जानते हैं कि जो एम्बू बैग को किस तरह से इसमें पेशेंट को इससे हम ब्रीथ देते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा आपको बताने के लिए बना देते हैं कि यहाँ पे देखिए एक छोटे साइज का कनेक्टर होता है और यहाँ पे थोड़ा सा बड़े साइज का कनेक्टर होता है। तो अगर यहाँ पे इनलेट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये एम्बू बैग का इनलेट पार्ट है। ठीक, यहाँ पे होता है O2 कनेक्ट होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिजर्वायर कनेक्ट होता है। ठीक, यहाँ छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। यही से आप लोग डिफरेंसेस समझ सकते हैं कि छोटा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो पाइप होती है वो यहाँ आके कनेक्ट हो जाती है और यहाँ पे जो बड़ा थोड़ा है कनेक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिजर्वायर जो होता है, ऑक्सीजन रिजर्वायर भी आपने देखा उसके पीछे एक बैलून की तरह लगा रहता है और एक तो पूरा होता है कि जो घुमावदार करके ऐसे ट्यूब होती है उसके द्वारा वो कनेक्ट होता है। तो चूँकि हम अभी नियोनेटल के अंतर्गत एम्बू बैग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिजर्वायर ही रखा रहता है लेबर रूम के अंदर का। तो रेडिएंट वार्मर के बाद जो बेबी का ट्रे होता है वहाँ पे ऑक्सीजन रिजर्वायर रखा रहता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिजर्वायर कनेक्ट करते हैं। इस तरह से डिफरेंसेस से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमको कौन सी चीज़ को कनेक्ट करना है और कहाँ इसको कनेक्ट करना है। अब इसके अंदर अगर आप आएंगे ना तो यहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ होता है। अगर किसी कलर का हो सकता है, येलो कलर का होता है तो येलो कलर का यहाँ पे दिखेगा और अगर ब्लू कलर का है, ज़्यादातर तो हमने येलो कलर का ही देखा है। अगर और भी कलर होते होंगे तो उनके कलर का भी यहाँ वाल्व का कलर थोड़ा चेंज यहाँ पे दिखाई देगा। अक्सर तो एम्बू बैग वाइट ही होता है। तो यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको कि हम बैग रिफिल वाल्व कहते हैं, बैग रिफिल वाल्व कहते हैं। अगर जो भी चीज़ हमने यहाँ से कनेक्ट कर दी, इसके थ्रू ऑक्सीजन आ गया, इसके थ्रू एयर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे वाल्व होता है तो फिर इधर नहीं जाने देता है। ये वो अब इस बैग यहाँ से बैग में के अंदर ये यहाँ पे रिफिल करेगा। ये जो वाल्व है बैग रिफिल, वो यहाँ से जो भी चीज़ इसको प्राप्त हो रही है अब इसको इधर करेगा, बैग की तरफ करेगा यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ पे बैग है। बैग जो होता है कि सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होने के कारण जब इसको आप ऐसे कंप्रेस करेंगे और छोड़ेंगे तो ये अपनी स्थिति में आ जाता है। अगर दूसरे मटेरियल का बना होता तो कभी कंप्रेस करने पे वो ऐसे अपने जगह पे नहीं जा पाता। तो इस तरह से इसे सिलिकॉन का बनाया गया है कि जब हम स्क्विच करें ब्रीथ के लिए, ब्रीथ बोल के, तो ऐसे होता है और जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी स्थिति में आ जाता है। तो हमेशा ये बात आपको नोट करनी चाहिए कि ये सिलिकॉन का ये बैग जो है यहाँ पे ये सिलिकॉन का बना होता है। ये बैग सिलिकॉन का बना होता है तभी वो अपनी स्थिति में आ जाता है। अब इसके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यहाँ भी एक वाल्व लगा होता है जिसको कि आप पॉप आप वाल्व कर सकते हैं और सेफ्टी वाल्व कर सकते हैं या प्रेशर रिलीज वाल्व करते हैं। जो भी चीज़ आ रही है यहाँ से, ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर नीचे उठता रहता है। जैसे आप स्विच करेंगे ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, नीचे उठेगा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी ने बहुत प्रेशर से चीज़ें यहाँ से दे दिए, मान लीजिए हमने अभी कोई भी है उतना, अगर उसने बहुत तेज़ी से, एक बच्चे को न्यूनीडल था उसको बहुत तेज़ी से कंप्रेस कर दिया गया, तो इससे ज़्यादा मात्रा में जो भी ऑक्सीजन जाएगी अगर वो अंदर चली जाएगी तो लंग्स को डैमेज कर सकती
सकती है। वहाँ जो छोटे छोटे एल्वोलाई होते हैं उनको ये ऑक्सीजन, ओवर ऑक्सीजन जब हो जाएगा तो वो डैमेज कर देंगे। तो यहाँ से एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व होता है या पॉप अप वाल्व कर सकते हैं, इन तीनों नामों से इसको जाना जा सकता है इस वाल्व को। तो यहाँ से वो कुछ रिलीज कर देता है ताकि उतना ही अमाउंट इधर जाने पर जितनी ज़रूरत हो, ताकि यहाँ से जो भी कंप्रेस हुआ है सारा का सारा इधर के से वो बेबी के न्यूनेटल के अंदर न चला जाए। यहाँ पे हमने देखा यहाँ 2 कनेक्टर थे, एक यहाँ पे वाल्व था, ये बैक का पार्ट है पूरा उसके, इस तरह से इनलेट पार्ट था, ये बीच का बैक था। अब हम अगर आपको हम 3 पार्ट बताए हैं, आउटलेट की बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसे और आता है और यहाँ पे एक और वाल्व रहेगा, यहाँ पे एक और वाल्व बना रहता है जिसको कि 1 वे वाल्व कहते हैं, 1 वे वाल्व कहते हैं। तो 1 वे वाल्व का मतलब कि जो भी चीज़ अब आ गई है यहाँ पे, अब वो इधर वापस बैक की तरफ नहीं जाएगी। यहाँ से भी एक था कि इधर आना है और यहाँ भी एक वाल्व है 1 वे वाल्व कि अब ये सीधे कहाँ जाना है, पेशेंट के पास जाना है। अब इस वाल्व ने यहाँ पे 1 वे वाल्व है, यहाँ पे एक आप देखेंगे कलर वाला थोड़ा देना, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है और ये यहाँ पे एक और वाल्व है। इस तरह से आप देखिए कि कितने वाल्व लगे हुए हैं। अभी हम बताएंगे इस वाल्व की क्या विशेषता है। तो आपने देखा अब तक यहाँ वाल्व है, यहाँ वाल्व और यहाँ पर भी एक वाल्व है। अब इसी कलर का लगभग रहता है, अगर येलो कलर का बैग होता है तो यहाँ पे आते हैं ना, तो इसको हम फिश माउथ वाल्व कहते हैं। यहाँ पे वो खुलेगा और जैसे आप इसको कंप्रेस करेंगे एकदम फीस के, आप कहीं अगर एम्बो बैग पाएँ तो थोड़ा सा मास्क यहाँ से डिस्कनेक्ट करके और इसको ज़रूर देखिएगा। जैसे आपने यहाँ पे कंप्रेस किया वो एकदम मछली का जैसा मुंह होता है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए जैसे खोलती है बंद करती है, जैसे खोलती है बंद करती है, वैसे सेम यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाएगी। इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया है फिश माउथ वाल्व। फिश माउथ वाल्व आपको याद रहेगा ना, एकदम मछली जैसे आप निकालते हैं उसको पानी में से और वो ऑक्सीजन लेने के लिए अपना ऐसे मुंह बंद करती है खोलती है। तो उसी तरह आप अगर यहाँ देखेंगे एम्बो बैग के अंदर तो आपको एकदम सेम उसी के मछली के मुंह के जैसे ही यहाँ बनावट होगी और उसी तरह से वो खुलता है। जैसे आप कंप्रेस करेंगे वो खुलेगा और जैसे आपने कंप्रेशन 2-3 पे छोड़ा वो बंद हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ एक वाल्व था 1 वे वाल्व। अब यहाँ से चीज़ आई और कंप्रेस किया हमने, खोला तो वो कहाँ जा रही है, और यहाँ पे जो चीज़ होती है यहाँ पे बच्चे का मास्क कनेक्ट होता है। ये जो है ये मास्क है, मास्क के थ्रू ही बच्चे के अंदर जाता है। जो भी ऑक्सीजन हम देते हैं जब वो अनेबल टू ब्रीथ होता है तो यहाँ पे मास्क के थ्रू जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक वाल्व यहाँ था, एक यहाँ और एक यहाँ था और एक यहाँ। तो ये वाल्व करते क्या है, ये सारे वाल्व करते हैं कि जो भी एयर और ऑक्सीजन की फ्लो रेट है उसको ये कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि उस हिसाब से एक फ्लो रेट को ये बनाते हैं कि उस तरह से जाए। जैसे यहाँ से आया तो यहाँ जो भी ऑक्सीजन रिजर्वायर और ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ चीज़ इसके अंदर जानी है तो यहाँ के वाल्व है निश्चित कर देता है कि जो भी चीज़ यहाँ से आई है अभी बैग के अंदर जाएगी, ना कि इस तरीके से इसमें नहीं जाना बल्कि इस तरह से ही आ जाना है। तो इस तरह से आया और यहाँ पे एक 1 वे वाल्व था और यहाँ प्रेशर रिलीज था कि जो भी हमने कंप्रेस किया ठीक है तो यहाँ से कुछ रिलीज हो जाएगा और अब कुछ ही मात्रा में यहाँ से जा रहा है बच्चे के पास। अब यहाँ पे भी एक फिश माउथ वाल्व था, ओपन हुआ और उसने क्या किया, यहाँ मास्क में ऑक्सीजन दिया और मास्क के थ्रू बच्चे को हमने जो उसके माउथ और जब भी मास्क लगाएं न्यूनेटल में तो इतना इंश्योर रहें को उसके माउथ एंड नोज को ही हमको कवर करना है। यहाँ उसके चीन से लेकर ठोड़े से लेकर के माउथ और नोज को कवर करना है। कभी भी उसके आइज को कवर उससे मास्क से नहीं किया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। इस तरह से हमने आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम भी बना दिए। आप जानते हैं
कि इसको एम्बूबैग को प्रयोग करते समय हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कब इसको कनेक्ट करेंगे, कब इसको कनेक्ट करेंगे और किस प्रकार से देंगे। तो यहाँ पे एक बात है कि जैसे ही हम करते कब हैं, तो हम करते तब हैं कि जब हमने इससे पहले आपको हमने एक वीडियो बना करके PSDSR बताया था। जब भी हम बच्चा जो होता है अनेबल टू ब्रीथ होता है या कोई भी उसकी क्राई नहीं होती है, उसमें पल्स रेट नहीं है या उसका जो हार्ट रेट था वो 100 बिलो था, तो हम ऐसी अवस्था में जब भी रेडिवेंट वार्मर में बच्चे को लाते हैं तो सबसे पहले PSDSR की प्रक्रिया करते हैं। PSDSR की प्रक्रिया हमने कर ली, अभी भी उसका जो हार्ट रेट है वो बिलो 100 है, तब क्या करेंगे हम, तब हम तुरंत PSDSR के बाद बच्चे को एम्बूबैग करेंगे। एम्बूबैग में उस वक्त कोई हमें ऑक्सीजन रिजर्वायर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ केवल एम्बूबैग रहेगा और उसको हम बच्चे को माउथ और नोज को पूरी अच्छे तरीके से कवर करते हुए, जैसे ही हम इसके थ्रू उसके ऑक्सीजन उसके लंग्स को सपोर्ट करते हैं, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम सपोर्ट करते हैं ताकि हम बच्चे में वो पुनः उसके जो ब्रीथ है उसको कंटिन्यू करा सके। तो उसके लिए करेंगे, तो इससे जब हम देंगे एम्बूबैग से तो हम कितने % केवल ऑक्सीजन देते हैं, हाँ अब केवल एम्बूबैग से हम ऑक्सीजन हम हमेशा देते हैं, इसको हम 21% ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि इतना ही ऑक्सीजन देते हैं एम्बूबैग से, क्योंकि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 21% ही ऑक्सीजन होती है। तो उस वक्त कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे में ऑक्सीजन रिजर्वायर की ज़रूरत पड़े। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब आपने इसी से केवल एम्बूबैग से किया, जो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन था वो इसके थ्रू बच्चे में जाना है, तो आपने उससे पहले 30 सेकेंड, और कब तक करेंगे 30 सेकेंड, 30 सांस देंगे, 30 सेकेंड में देंगे। तो 30 सेकेंड में आपने जब बच्चे को 30 सेकेंड एम्बूबैग किया है, तो उसके बाद फिर आपको एक बार एम्बूबैग हटा करके और बच्चे का हार्ट रेट चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बच्चा सही है, तो इसके आगे की प्रोसेस आपको नहीं करनी है। अगर बच्चा फिर भी उसका अभी भी हार्ट रेट और डाउन हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब उसमें आप तुरंत एम्बूबैग में ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देंगे, ऑक्सीजन की पाइप को कनेक्ट कर देना है। इसमें आपको देखेगा कि उसकी हार्ट रेट डाउन हो रही है, साइनोसिस प्रेजेंट है, तो आप तुरंत वहाँ पे ऑक्सीजन की पाइप को कनेक्ट कर, जैसे ही ऑक्सीजन की पाइप कनेक्ट यहाँ पे हो जाती है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बच्चे में कितनी जा रही होती है, तो जैसे आपने इसको कनेक्ट किया तो 40% ऑक्सीजन बच्चे में जाने लगेगी। एक आपने बस अभी इसको किया और इसके बाद फिर अपने 30 सेकेंड ही इससे आप देंगे, तो देखेंगे अब इस तरह से हम कितना मात्रा पहुंचा रहे हैं बच्चे में अब इस वक्त हम 40% ऑक्सीजन पहुंचाने लगे हैं। फिर एक बार 30 सेकेंड करेंगे आप इस ऑक्सीजन एम्बूबैग से ऑक्सीजन को कनेक्ट करके, और अगर बच्चे में फिर आप 30 सेकेंड बाद एक बार हटाएंगे सारी चीज़ों को और बच्चे का आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर बच्चे का हार्ट रेट अबव 100 होने लगा है, तो आप सारी चीज़ों को फिर यहाँ पे रोक करके और उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई ऑक्सीजन रिजर्वायर की उसमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये बच्चे के CBRT पे न्यूनेटल के CBRT पे सारी चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, नहीं तो सिर्फ एम्बूबैग से भी आप काम चला सकते थे। अब अभी भी नहीं 100 के ऊपर बच्चे का हार्ट रेट गया है, वो अभी वो 50 है, 60 बीट पर मिनट है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिजर्वायर को कनेक्ट कर देंगे, तुरंत ऑक्सीजन रिजर्वायर को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, बच्चे की बॉडी में अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी जा रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो 100% ऑक्सीजन बच्चे की बॉडी में जाएगी, और ये भी कब तक करना है, 30 सेकेंड तक। इस तरह से करने के बाद हम बच्चे में जो होता है दिक्कत उसके जान के जोखिम को कम कर सकते हैं, और इस तरह से हमें मौका भी मिलता है कि बच्चे को थोड़ा सा हमने रिसिटेशन की प्रक्रिया सारी की है, और इस वक्त हमको मौका मिलेगा कि हम उसको अगर कहीं छोटे लेवल पे हैं तो उसको हायर सेंटर पे हमें रेफर करने की प्रक्रिया भी साथ साथ करनी है। इसमें आपको और लोगों की अगर जब भी ज़रूरत सारी चीज़ों की पड़ती है बच्चे को, तो आप अकेले नहीं इस कार्य को कर सकते, आपको अपने पूरे स्टाफ को
कॉल करना होता है, ताकि वो और जो भी रिटेन वर्क हैं वो साथ साथ में करते रहें। और आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि आप बिना समय गंवाए बच्चे का नियोनेटल का रिससिटेशन की प्रक्रिया एम्बोबैग से कर सकें। इस तरह से हमने आपको यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से सारी बात समझाने की कोशिश की है कि कब हम बिना ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन रिजर्वायर के कैसे देंगे एम्बोबैग को, और फिर कब इसको कनेक्ट करेंगे ऑक्सीजन पाइप को, और कब हमको ऑक्सीजन रिजर्वायर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ सारी कुछ बातें तो आपको एकदम क्लियर हो गई कि एम्बोबैग से भी हम सिर्फ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन पाइप भी लगे रहे। अगर बच्चे ने 30 सेकंड में नहीं ट्राई किया तब हम तुरंत क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देंगे। फिर 30 सेकंड दिए, फिर उसका जो हार्ट रेट है वो 100 बिलो ही है, तब हम ऑक्सीजन रिजर्वायर को कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह से बच्चे को बचाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे, ताकि वो अपने ब्रीथ को कंटिन्यू कर सके, अपनी ब्रीथ को वो कंप्लीट करे। अगर आप इसका यूज हमेशा कब करते हैं, तो हमेशा इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इस वक्त जो कर रहे हैं तो हमें साथ साथ में उसकी और भी चीज़ों को ख्याल रखना है कि उसे सही समय पे और भी आपको जैसे अगर आप छोटे लेवल पे हैं, PSC CSC सब चीज़ों पे हैं, तो आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चे को भेजना, ताकि और पीडियाट्रिशियन की देखरेख में और सारी प्रक्रियाओं को किया जा सके। अब कुछ बातें और जान लीजिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस पोजीशन में एम्बोबैग को दिया जाता है। तो हमेशा इस बात को जानिए कि पोजीशन PHDSR जब आप कर रहे थे तभी आपको ये जानकारी हो जाती है कि ये स्नीफिंग पोजीशन कहते हैं। जैसे ये जो होता है एम्बोबैग को है, तो स्नीफिंग पोजीशन में हम उसको इस बैग को रिसिस्टेशन के इस एम्बोबैग से प्रक्रिया करते हैं। तो उस बच्चे की पोजीशन क्या होती है, स्नीफिंग पोजीशन होती है। अब जो है कि इसको क्लीन कैसे करें, एम्बोबैग को क्लीन कैसे करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके क्लीन करना। क्योंकि अगर अभी हमने देखा था कि बीच में कोविड-19 थी, उस वक्त जो भी एम्बोबैग यूज किए जाते थे उसमें अगर क्लीनिंग प्रॉपर वे में नहीं हो रही थी तो उससे भी सारी दिक्कत आ रही थी। तो इसके लिए बस क्लीन करने की प्रक्रिया यही है एम्बोबैग की। इसको आप सीधे साबुन और पानी के घोल से आप इसको क्लीन करें, और साफ सुथरे पानी से इसको क्लीन कर लें, थोड़ा सा सोप लगा करके। और उसमें इसको, क्योंकि जो भी बच्चे के सिक्रेशन वगैरह लग जाते हैं मास्क पे और मास्क के अंदर जो है, उन सारी चीज़ों को आप केवल सोप और पानी से इसको साफ कर लीजिए। इस तरह से क्लीन हो जाएगा। ऑटोक्लेव इसको कभी भी एम्बोबैग को ऑटोक्लेव नहीं करते हैं। इस तरह से हमने आपको आज के इस वीडियो में एम्बोबैग से संबंधित जानकारी दी। कोई और भी आपको इससे संबंधित डाउट क्लियर करना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ इस वीडियो को बिल्कुल देखिए, और थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू।